In this lesson, we will discuss about Ricci tensor and Ricci scalar. ठीक है, ये दोनों क्वांटिटीज हम रीमान टेंसर से डिराइव करते हैं। रीमान टेंसर की डेफिनेशन और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम लास्ट लेसन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये रीमान कर्वेचर टेंसर का फॉर्मूला क्या होता है और वो डिराइव कैसे हुआ था। अब रीमान टेंसर से कुछ और क्वांटिटीज डिराइव होती हैं, दैट आर Ricci tensor and Ricci scalar. So let's see, the Riemann tensor can be used to derive two more quantities that are used to define the Einstein tensor. अब फर्दर ये दोनों क्वांटिटीज कहाँ यूज होती हैं टू डिफाइन द आइंस्टाइन टेंसर, ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि आइंस्टाइन टेंसर का फॉर्मूला क्या होता है और आइंस्टाइन टेंसर कहाँ यूज होता है। ठीक है, और इन क्वांटिटीज से जितनी क्वांटिटीज हमने पढ़ी हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मीट्रिक टेंसर, मीट्रिक क्रिस्टोफर सिंबल, देन रीमान टेंसर और रिची टेंसर, रिची स्केलर, इनकी कुछ फिजिकल इंटरप्रिटेशन के बारे में भी इस लेसन के एंड में देखेंगे। ठीक है, the first of these is the Ricci tensor, which is calculated from the Riemann tensor by contraction on the first and third indices. अब कॉन्ट्रैक्शन तो आपने टेंसर्स की पढ़ी थी ना, कि कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है कि अपर इंडेक्स टेंसर का और एक लोअर इंडेक्स हम इक्वेट करते हैं। ठीक है, एक ही टेंसर के अंदर, तो उसको हम कहते हैं कि हमने टेंसर की कॉन्ट्रैक्शन कर दी है, या दो इंडेक्सेस को सेम कर दें तो वो टेंसर की कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। तो अब टेंसर की हम रीमान टेंसर की कॉन्ट्रैक्शन कैसे कर रहे हैं, फर्स्ट एंड थर्ड इंडेक्स को सेम करके, फर्स्ट इंडेक्स एंड थर्ड इंडेक्स उसको सेम करके हम उसकी कॉन्ट्रैक्शन कह रहे हैं। तो जो रिजल्टिंग टेंसर है उसको हम कह रहे हैं दिस इज द रिजी टेंसर। द रिजी टेंसर इज सिमेट्रिक, सो आर ए बी इज इक्वल टू आर बी ए। ये सिमेट्रिक है, सो आर ए बी इज इक्वल टू आर बी ए। Using contraction on the Ricci tensor, we obtain the Ricci scalar this. ठीक है, फर्दर आप इसको अगेन मीट्रिक टेंसर के साथ मल्टीप्लाई करें, आर ए बी को कॉन्ट्रैक्ट कर दें, इसके इंडिसेस को, आर ए ए आ जाएगा, मीन्स के इसमें अब सारे डमी हो गए और तो ये एक स्केलर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये इसको आप कहते हैं कि दिस इज द रिची स्केलर। ये आपने क्या कि फर्स्ट रीमान टेंसर को एक दफा कॉन्ट्रैक्ट किया, रिची टेंसर आएगा, अगेन कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपके पास रिची स्केलर आ रहा है। ठीक है, और रीमान टेंसर की सिमेट्रीज आपने पढ़ी थी, रिची टेंसर जो है वो भी सिमेट्रिक टेंसर है। Now the question is, show that R is equal to 2 for the unit 2 sphere given। अब गिवन आपको वो टू डायमेंशन में जो इसके रीमान टेंसर के कंपोनेंट्स बनते हैं वो गिवन है। ठीक है, फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड के रीमान टेंसर के कंपोनेंट्स जो नॉन जीरो आ रहे हैं वो गिवन है, और आपने शो करना है कि जो रिची स्केलर है आर, उसकी वैल्यू 2 आ रही है फॉर द यूनिट टू स्फीयर। अब यूनिट टू स्फीयर के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि यूनिट टू स्फीयर में हमने मीट्रिक कैसे लेनी है, और इसका क्या मतलब है। यूनिट टू स्फीयर मीन्स कि आर इज इक्वल्स टू इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, तो थीटा और फाई दो कोऑर्डिनेट्स आपके पास रह जाते हैं। तो वो जो टू डायमेंशन सिस्टम बन जाता है, टू स्फीयर बन जाता है, तो उसके लिए जो आपके पास नॉन जीरो रीमान टेंसर के कंपोनेंट्स हैं वो ये आते हैं। फॉर सेकेंड काइंड दैट इज R1212 इज साइन स्क्वायर थीटा, एंड R1212 फर्स्ट काइंड का वो भी साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक है, the symmetry conditions of the Riemann tensor implies that। अब सिमेट्री कंडीशन से हम उसके कुछ और कंपोनेंट्स लिख सकते हैं कि ये वाले भी नॉन जीरो आते हैं, बट दीज आर डिपेंडेंट ऑन दिस। तो नॉन जीरो आपके पास इंडिपेंडेंट कंपोनेंट एक ही आएगा, दैट इज R1212। ठीक है, द मीट्रिक ऑफ टू स्फीयर वो हमने पहले भी एक एग्जांपल में पढ़ी थी, दैट इज डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू डी थीटा स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा डी फाई स्क्वायर। इसमें जो स्टार्ट में डी आर स्क्वायर वाली टर्म है वो जीरो हो गई, बिकॉज आर हमने फिक्स कर दिया, यूनिट टू स्फीयर है, और यहाँ आर स्क्वायर आता है, यहाँ भी आर स्क्वायर आता है, यूनिट टू स्फीयर आर वन है तो वो टर्म्स भी वन हो गई। तो आपके पास मीट्रिक रिड्यूस होके आ जाती है डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू डी थीटा स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा डी फाई स्क्वायर फॉर अ यूनिट टू स्फीयर। ठीक है, अब आपने ये कुछ और जो है रीमान टेंसर के कंपोनेंट्स फाइंड कर लेने हैं यूजिंग मीट्रिक टेंसर। ठीक है, और यूजिंग दीज कंपोनेंट्स, क्योंकि आपने अल्टीमेटली फाइंड करना है, मैं आपको दिखा दूं कि आपने फाइंड करने हैं अल्टीमेटली रिची टेंसर के कंपोनेंट्स, और उनसे आपने फाइंड करना है रिची स्केलर, जिसको आपने प्रूव करना है कि आर इज इक्वल टू टू। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये सारे कंपोनेंट्स चाहिए, तो हम ये जो पहले फाइंड करने हैं वो बेसिकली यहाँ सारे रिप्लेस करने हैं। तो हम R2 1 to 1
फाइंड कर लेते हैं। अगर आपको नहीं याद कि आपने कौन से कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं, आप पहले फॉर्मूला लिख लें, आर का फॉर्मूला लिख लें, देन रिची स्केलर का लिख लें, फिर रिची टेंसर का लिख लें, और उसमें जो जो टर्म्स यूज हो रही हैं वो फाइंड कर लें। तो ये आपने इस तरह से कंपोनेंट्स फाइंड कर लिए। R2121 G22 R2121 इसके इक्वल आएगा, और ये यहाँ से 1 आ जाएगा। देन दिस टर्म इज माइनस साइन स्क्वायर थीटा R1221, ठीक है, क्योंकि ये सारे कंपोनेंट जो हैं वो सिमेट्रीज से आ रहे हैं। R1212 हमें गिवन है साइन स्क्वायर थीटा, और अगर हम पूरा दोनों पेयर्स को इंटरचेंज कर देंगे 2 1 2 1, तो वो नेगेटिव साइन तो खत्म हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस। तो ये 2 1 2 1 जो है ये आपके पास इक्वल आएगा इसके। और अगर आप सिर्फ एक पेयर में इंडिसेस को इंटरचेंज करते हैं, इसको 1 2 रहने देते हैं, इसको 2 1 करते हैं, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। सिमिलरली इसको 2 1 करते हैं, इसको 1 2 रहने देते हैं, तो यहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा। ये आपके पास कंपोनेंट्स। सेकंड काइंड का आपके पास एक ही कंपोनेंट था R1212। हमने रिमेनिंग सेकंड काइंड के कोरिस्पॉन्डिंग इसके जो सिमेट्रीज के कंपोनेंट्स बनते थे वो निकाल लिया। R2121, R1221, R2112, ठीक है। तो ये सारे आपके पास ये आ रही है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -1, ठीक। देन द कंपोनेंट्स ऑफ द रिजिड टेंसर आर गिवन बाय। अब रिजिड टेंसर के कंपोनेंट्स, रिजिड टेंसर के कंपोनेंट में बेसिकली हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है उसमें हमने सेकंड काइंड का रीमान टेंसर यूज किया है, और जो सिमेट्रीज हैं ये मेन आपके पास ज्यादा फर्स्ट काइंड की हैं। तो फर्स्ट काइंड की सिमेट्रीज को यूज करते हुए हमने सेकंड काइंड के रीमान टेंसर के कंपोनेंट्स फाइंड कर लिए। यूजिंग रीमान टेंसर ऑफ फर्स्ट काइंड एंड मीट्रिक टेंसर हमने सेकंड काइंड के ये सारे कंपोनेंट्स फाइंड किए। देन वी विल यूज दीज कंपोनेंट्स इन द फॉर्मूला ऑफ रिची टेंसर, ठीक है। तो रिची टेंसर का ये फॉर्मूला है आपके पास कि आर ए जो है वो आर ए बी जो है वो इक्वल होता है आर एल्फा ए अल्फा बी के, ठीक है। अब वो जो आर ए बी था वहां हमने बारी बारी वैल्यूज रिप्लेस करनी है, ठीक है। अभी लास्ट स्लाइड में हमने रिची टेंसर का फॉर्मूला पढ़ा है, वहां से भी देख सकते हैं। अब उसमें हमने क्या करना है कि राइट साइड पे ए बी है, तो वो आपने 1 1 2 2 1 2 ये सारी वैल्यूज रिप्लेस करनी है डिपेंडिंग अपॉन द डायमेंशन ऑफ द सिस्टम। 2 डायमेंशन सिस्टम है तो हमारे पास यही वैल्यूज आ सकती हैं 1 1 2 2 1 2। और रिची टेंसर सिमेट्रिक है तो 1 2 इज इक्वल टू 2 1 होगा। तो हम पहले R11 फाइंड करते हैं, ये आ जाएगा। अब यहाँ अल्फा डमी है, इसको वेरिएशन दे दें, तो आपके पास ये वाला कंपोनेंट तो नॉन जीरो है ही नहीं, ठीक है, ये जीरो है, ये नॉन जीरो है, 1 है, तो आपके पास R11 1 आ जाएगा। सिमिलरली R22 आपके पास ये आएगा, इसमें भी अल्फा डमी है, वेरिएशन दें, कोरिस्पॉन्डिंगली कंपोनेंट्स जो नॉन जीरो हैं उनकी वैल्यूज रिप्लेस करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और इसी तरह R12 0 आ जाएगा। R12 is 0 means R21 is 0 because Ricci tensor is symmetric. तो यहाँ से आप फिर R निकाल लेंगे, that is G अल्फा बीटा R अल्फा बीटा, एंड यहाँ अब अल्फा और बीटा दोनों डमी हैं, उनको वेरिएशन दे 1 1 2 2, ठीक है। यही वैल्यूज आएंगी बिकॉज मीट्रिक इज डायगोनल मीट्रिक, तो 1 2 वाली टर्म तो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी, और R12 भी जीरो हो रहा है, ठीक है। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा 1 + 1 आपके पास आंसर 2 आएगा। अब आपने किया क्या है कि यूनिट टू स्फीयर की मीट्रिक आपने खुद लिखी है, वो क्वेश्चन में गिवन नहीं थी। आपको क्वेश्चन में ये गिवन था कि आपने प्रूव करना है कि रिची स्केलर की वैल्यू 2 आती है फॉर यूनिट टू स्फीयर एंड यूजिंग दीज कंपोनेंट्स ऑफ द रीमान टेंसर, ठीक है। आपने रीमान टेंसर की सिमेट्री प्रॉपर्टीज यूज की, उससे कुछ और कोरिस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स फाइंड किए, देन आपने रिची टेंसर फाइंड किया, ठीक है, रिची टेंसर का फॉर्मूला यूज किया, वो कंपोनेंट्स यहाँ यूज किए, और उसके बाद रिची स्केलर का फॉर्मूला यूज किया, ठीक है। सिंपली आपने ये दोनों फॉर्मूलाज यूज किए, उनमें जो टर्म्स रिप्लेस हो रही थी वो हम फाइंड कर चुके थे, तो हमारे पास अल्टीमेटली आर जो है वो 2 के इक्वल है। The next question is for the metric ds square is equal to dx1 square plus 2x1 dx2 square plus 2x2 dx3 square. Calculate rij and r. ठीक है, आपने फाइंड करना है rij की वैल्यू, रिच टेंसर एंड रिच स्केलर गिवन these components of the Riemann tensor. ठीक है, अब मीट्रिक आपके पास कोई स्टैंडर्ड वेल नोन मीट्रिक नहीं है, कुछ एक मीट्रिक है किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में, x1 x2 x3 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, तो 3 डायमेंशन आपके पास सिस्टम है। आपने फाइंड करना है रिची टेंसर और रिची स्केलर यूजिंग दीज कंपोनेंट्स ऑफ द रीमान टेंसर, ठीक है। सो यूजिंग द फॉर्मूला आर आई जे इज इक्वल टू दिस, उसी तरह रिची टेंसर का सबसे पहले फॉर्मूला लिखें, और उसमें जो डमी इंडेक्स है उसको वेरिएशन देंगे, आ जाएगा। और उसके बाद अब आपने फाइंड करना है R11, तो यहाँ IOJ की जगह 1 1 रखें, तो ये आ जाएगा। अब देखते जाएंगे कोरिस्पॉन्डिंगली कौन से कंपोनेंट्स नॉन जीरो हैं जो आपको गिवन है, और वो आपने यूज कर लेने हैं, ठीक है।
फर्स्ट काइंड के भी नॉन ज़ीरो कंपोनेंट्स गिवन है, सेकंड काइंड के भी। तो यहाँ आप रिप्लेस कर सकते हैं वैल्यूज़ जो आपको गिवन है, ठीक? तो उनके कोरिस्पॉन्डिंगली आपके पास रिची टेंसर की वैल्यूज़ आ जाएँगी। R11 आपके पास आ जाएगा 1/4x1 स्क्वायर। इन वैल्यूज़ को रीड करने का फ़ायदा नहीं है, आप उनको खुद से करके देखिएगा कि आप किस तरह से टेंसर को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है? आप फर्स्ट काइंड से सेकंड काइंड कैसे निकालते हैं? फर्स्ट काइंड के रीमान टेंसर के कंपोनेंट्स अगर गिवन है तो सेकंड काइंड के कैसे फाइंड करेंगे? मीट्रिक टेंसर साथ आना है सिंपली, ठीक है? इसी तरह आपके पास रीची टेंसर का फॉर्मूला है, उसको कैसे एक्सपैंड करना है और उसमें नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ जस्ट रिप्लेस करनी है आपने जो रीमान टेंसर की हैं। क्योंकि आपके पास R11 आएगा, इसी तरह R22 आएगा आपके पास, ये उसका एक्सप्रेशन। और यहाँ भी जो नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ हैं सिर्फ हमने वही लिखी हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। इसी तरह R33 आ जाएगा, R1221 इक्वल आएँगे R31 और 32 वो 0 आ रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है? नॉन ज़ीरो आपके पास सिर्फ यही आएँगे। तो ये सारे कंपोनेंट्स आपके पास आ जाएँगे रिची टेंसर के, ठीक है? नॉन ज़ीरो कंपोनेंट्स कौन-कौन से आ रहे हैं? R11 आ रहा है, R22 आ रहा है, R33 आ रहे हैं एंड R1221 ये कंपोनेंट्स नॉन ज़ीरो आ रहे हैं। लेकिन जब हम रीची स्केलर के फॉर्मूले पे जाएँगे ना, तो यहाँ हमें सिर्फ डायगोनल वाले कंपोनेंट्स ही चाहिए, क्योंकि मीट्रिक के सिर्फ डायगोनल कंपोनेंट्स ही नॉन ज़ीरो हैं। तो आपके पास आ जाएगा ये G11 R11 प्लस G22 R22 प्लस G33 R33, ठीक है? तो यहाँ जब आप वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे कोरिस्पॉन्डिंगली इनको ऐड अप करें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से कोई भी मीट्रिक आपको गिवन है, उसके कोरिस्पॉन्डिंग रीमान टेंसर के कंपोनेंट्स गिवन है, तो आप उसके लिए रीची टेंसर और रीची स्केलर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? और रीमान टेंसर के फर्स्ट काइंड के कंपोनेंट्स गिवन है, तो वहाँ से सेकंड काइंड के निकाल लें और डायरेक्टली वहाँ रीची टेंसर का फॉर्मूला यूज़ कर लें, या आप इस तरह से भी कर सकते हैं उसको, ठीक है? उसके अंदर ही उसको एक्सपैंड कर लें इस तरह से कि आप फर्स्ट काइंड के कंपोनेंट्स यूज़ कर लें, दिस इज़ अप टू यू। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन गिवन होगा कि आपने रिची टेंसर और रिची स्केलर का फॉर्मूला यूज़ करना है और रिची जो रीमान टेंसर है वो आपको गिवन होगा क्वेश्चन में फॉर दीज़ क्वेश्चन। सो हियर इज़ द फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ सम टर्म्स जो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ी हैं, ठीक है? लेट्स सी। अब हमने ये जो रीमान टेंसर है इसको रीमान कर्वेचर टेंसर भी कहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द वर्ड कर्वेचर। कर्वेचर क्या होता है? Curvature describes how a geometric object such as a curve deviates from a straight line or a surface from a flat plane. ठीक है? फ्लैट स्पेस से फ्लैट प्लेन से स्ट्रेट लाइन से जब भी कोई चीज डेविएट होगी कर्व्ड शेप में आएगी तो हम कहेंगे कि इसमें कर्वेचर आ गया, ठीक है? कर्वेचर डिस्क्राइब्स हाउ अ ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट सच एज अ कर्व डेविएट्स फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन से वो डेविएट होके कर्व कैसे बना, और अ सरफेस फ्रॉम अ फ्लैट प्लेन से वो कर्वेचर उसमें आया और वो एक सरफेस बन गई, ठीक है? और लाइन जो है वो डेविएट होके एक कर्व बन गई, तो वो उसमें कर्वेचर आ गया। कर्वेचर कैन बी एक्सप्रेस्ड simply as a scalar that represents the magnitude of the deviation। अब कर्वेचर के लिए हम कर्वेचर को डिस्क्राइब कैसे करते हैं, फाइंड कैसे करते हैं, एक्सप्रेस कैसे करते हैं, कि हम उसको एक स्केलर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं that represents the magnitude of the deviation, or curvature can be represented or can be described as a vector that takes into account the direction of the curve along with the magnitude। जो डायरेक्शन भी बता रहा है मैग्नीट्यूड भी बता रहा है, हम उसको एक वेक्टर से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है? दोनों टर्म्स यूज होती हैं, स्केलर भी और वेक्टर भी। स्केलर जस्ट उसका फिर मैग्नीट्यूड बताएगा और वेक्टर जो है वो उसकी डायरेक्शन भी बता देगा। So for more complex objects such as surfaces or n-dimensional spaces, a more complex object is needed to describe the curvature। अब जैसे जैसे आपकी surface complex होती जाएगी, आपकी dimensions increase होती जाएंगी, तो वो जो टर्म है कर्वेचर की, जो फॉर्मूला है जिससे आपने डिस्क्राइब करना था कर्वेचर को, वो भी कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, ठीक है? उसमें टर्म्स और ऐड होती जाएंगी। तो वन ऑफ सच ऑब्जेक्ट इज द रीमान कर्वेचर टेंसर। इसी तरह का एक ऑब्जेक्ट आपके पास रीमान कर्वेचर टेंसर है, वो कर्वेचर के बारे में आपको बता रहा है, ठीक है? सो कर्वेचर क्या है उसको हम डिस्क्राइब कैसे करते हैं, और रीमान कर्वेचर टेंसर भी आपको एन डायमेंशन में हायर ऑर्डर में आपको सरफेसेस के कर्वेचर के बारे में बता रहा है, तो ये हमने यहाँ देखा। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि कुछ प्रॉपर्टीज आपके पास जो है वो सरफेसेस की या ऑब्जेक्ट की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, इंटरनल प्रॉपर्टीज होती हैं, और कुछ उसकी एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होती हैं,
आउटर जो है उसकी कह लें कि आउटर स्पेस की वजह से होती हैं, ठीक है? और कुछ उसकी इटसेल्फ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। तो कौन कौन से टर्म्स हैं जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज के अंदर आती हैं ऑब्जेक्ट की? लेट्स सी। Intrinsic objects are those which can be obtained। अब ये हमने क्यों स्टार्ट किया अभी आपको पता चलेगा, क्योंकि हमने जो मीट्रिक टेंसर डिस्कस किया था वो इंट्रिंसिक ऑब्जेक्ट है, और ये जो क्रिस्टोफर सिंबल एंड रीमाइन टेंसर, रिची टेंसर, रिची स्केलर, इन सब में अल्टीमेटली तो मीट्रिक टेंसर आ रहा है, ठीक है? क्योंकि क्रिस्टोफर सिंबल सब में आ रहे हैं, और क्रिस्टोफर सिंबल्स जो है वो उसका फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मीट्रिक टेंसर है। तो इसलिए हम ये बता रहे हैं कि ये सारी जो टर्म्स हैं ये सिर्फ ऑब्जेक्ट की intrinsic properties के अंडर आती है। So the intrinsic objects are those which can be obtained by measuring distances and computing the derivatives of those distances in some space, ठीक है? Intrinsic objects are those which can be obtained by measuring distances and computing the derivatives of these distances in some space। मतलब एक तो डिस्टेंस डिफाइन हो ऑब्जेक्ट के अंदर दो पॉइंट्स का, तो उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी होगी, तो या वो जो डिस्टेंसेस हैं उनके डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो रहे हो तो वो भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी आ गई सरफेस की, ठीक है, ऑब्जेक्ट की। The metric tensor is an example of an intrinsic object। metric tensor आपके पास जो है वो example है intrinsic object की। The metric tensor describes how to compute distances and lengths of curves in a given space। ठीक है, ये distances हम कैसे find कर रहे हैं, lengths of curves कैसे find कर रहे हैं, तो metric tensor ये हमें बता रहा है, और ये किसी भी object की intrinsic property है। Riemann generalized this idea and extended it to spaces of n dimensions because the metric tensor is an intrinsic object। Subsequent objects that can be described in terms of the metric tensor, ठीक है, फोकस करें कि subsequent objects that can be described in terms of the metric tensor and its derivatives are also intrinsic। ठीक है, तो अब वो कौन सी ऑब्जेक्ट्स है जो हम मीट्रिक टेंसर से निकाल रहे हैं, हम क्रिस्टोफर सिंबल्स निकाल रहे हैं, देन नेक्स्ट क्रिस्टोफर सिंबल्स यूज हो रहे हैं आपके पास रीमान टेंसर में, तो ये सारी टर्म्स जो हैं वो इंट्रिंसिक होगी, ठीक है। वन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द मीट्रिक टेंसर इज द क्रिस्टोफर सिंबल। फर्स्ट तो हमने वही डिस्कस किया था मीट्रिक टेंसर के बाद, ठीक है। The Christoffel symbol describes the variation in basis vectors from one point to another in curvilinear coordinate system। और ये भी हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है कि ये क्रिस्टोफल सिंबल क्या बता रहा है हमें, ठीक है। दैट इज द वेरिएशन इन द बेसिस वेक्टर, जो कि नॉर्मली हमारे पास रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में नहीं होती, लेकिन जब हम कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स में जाते हैं तो हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट जो है बेसिस वेक्टर्स चेंज हो रहे हैं, उनके डेरिवेटिव्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये क्रिस्टोफल सिंबल एसोसिएट करते हैं उन डेरिवेटिव्स के साथ। क्रिस्टोफल सिंबल्स आपको क्या बता रहे हैं? दैट डिस्क्राइब्स द वेरिएशन इन बेसिस वेक्टर्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन curvilinear coordinate system। The Christoffel symbols measure the rate of change of the covariant basis with respect to the coordinate variables। ठीक है, सो उसके बाद आपके पास क्या है कि जस्ट इन टर्म्स को ना हमने समराइज किया, इनको फिजिकली इंटरप्रेट किया कि ये क्या है, ठीक है। तो इनको आप, ताकि आपके लिए इनको याद रखना आसान हो, मेमोराइज करना, और इनका कॉन्सेप्ट याद रखना कि ये हर टर्म कोरिस्पॉन्डिंगली क्या बता रही है आपको। The Riemann tensor, Ricci tensor, and Ricci scalar are all derived from the metric tensor and are therefore intrinsic measures of curvature। ठीक है, ये सारी टर्म्स यहाँ तक हमने पढ़ी थी, तो ये मैंने आपको बताई कि ये सारी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज हैं। अब थोड़े से रीमान टेंसर के बारे में दोबारा देखें। हमने कहा कि ये n डायमेंशंस में हमें सरफेस के कर्वेचर के बारे में बताता है। तो n डायमेंशन में एक टर्म मैनीफोल्ड भी यूज होती है। मैनीफोल्ड इज अ स्पेस दैट कैन बी कर्व्ड बट इज लोकली फ्लैट, that is near each point the space resembles the Euclidean space। One example of a curved manifold is the surface of a sphere। ठीक है, कि मैनीफोल्ड की टर्म हम क्या यूज कर रहे हैं कि वो लोकली तो फ्लैट होती है, लेकिन ओवरऑल वो जो मैनीफोल्ड है वो कर्व्ड होता है। लोकली जो है वो रिजेंबल करेगी वो यूक्लिडियन स्पेस से। जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ योर अर्थ, कि उसकी शेप जो है वो कर्व्ड है, बट लोकली इट इज फ्लैट। ठीक है, so the Riemann tensor is the most